हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट कंप्लीट कर लेने के बाद वो 10 मार्क्स का चैप्टर था। आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो 9 मार्क्स का है। इसी तरीके से हमारी सीरीज चलती रहेगी। ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और नोट्स में जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जब आप पढ़ते चलें उसी समय ये जो नोट्स हैं ये आप लिखते भी चलें। देखिए आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने में क्या ही जाता है। हाइलाइटेड जो टर्म्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, की कॉन्सेप्ट, कीवर्ड, ये सारे येलो कलर में हाईलाइटेड रहते हैं, तो उनमें आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। प्लस एग्जाम्पल्स भी हमने जितने अच्छे हो सकते थे वो पिक किए हैं। और इससे क्या मिलेगा, मिलेगी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिस तरीके से आपको अच्छे मार्क्स देखकर खुशी होती है उसी तरीके से हमें आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ये देखकर बहुत खुशी होती है। सो विद दैट सेड, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग की, तो यहाँ तालमेल बैठाया जाता है किन के बीच में, ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में। और इनका अगर तालमेल अच्छे से बैठ जाता है तो जो चीज़ें हैं ये अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। जिस तरीके से सिंपली हमारी लाइफ में चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, वैसे ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में ज़रूरत होती है कि वहाँ चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज की जाएं। तो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कोऑर्डिनेट करता है ह्यूमन एफर्ट को और रिसोर्सेज को, जहाँ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए जाते हैं और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए पूरा फोकस किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक कंपनी ले लें तो मान लेते हैं राजू लिमिटेड अपनी जो कंपनी है, इन्होंने टारगेट सेट कर रखा है कि इस साल इन्हें 1 करोड़ की सेल करनी है। तो वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे और वहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज होंगे, इन सब का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होगा कि ये इस टारगेट को अचीव करें, और इसी के लिए चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मूविंग ऑन, यहाँ पर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है बिटवीन दीज ग्रुप to ensure seamless interaction and understanding of each group's role in the event। तो सिंपली आपको ये बात यहाँ समझ में आएगी कि यहाँ एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है, इंटरेक्शन होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे के प्रति, लोगों की या ग्रुप्स की किसी पर्टिकुलर इवेंट में। ये जो प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजिंग का, यहाँ पर प्लान जो है इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। और ये जो प्लान है ये इम्प्लीमेंट कैसे किए जाएंगे, ऐसे कि अगर किसी तरीके से किसी पर्टिकुलर लोगों की ज़रूरत है उन्हें अरेंज किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कंपनी सेल बढ़ाना चाहती है तो क्या करेगी, सेल्समैन हायर करेगी। एस्टैब्लिशिंग वर्क रिलेशनशिप एंड इफेक्टिवली एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। सिंपली पहली बात, प्लान इंप्लीमेंट करना होगा, उसके हिसाब से जॉब डिफाइन किए जाएंगे, उसी हिसाब से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए जाएंगे और उसी हिसाब से रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे ताकि जो डिजायर्ड गोल्स हैं ये अचीव किए जा सके। तो ऑर्गेनाइजिंग एक सिंपल सा सिस्टमेटिक प्रोसेस है जहां पर टास्क को पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा कि भैया करना क्या है, और फिर जब टास्क मिल जाएंगे तो उन्हें अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया जाएगा। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं ये दे दी जाएंगी, अथॉरिटीज दे दी जाएंगी ताकि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सके एफिशिएंसी के साथ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। तो साधारण सी बात है, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं और अब उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टास्क आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, कैटेगराइज करने पड़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी पड़ती हैं, जिनको अथॉरिटी ज़रूरत हो देने की उन्हें हम अथॉरिटीज़ दे देते हैं। अगर कहीं कनेक्शंस इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है तो हम वो कनेक्शंस भी इस्टेब्लिश करते हैं ताकि हम एफिशिएंसी के साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। सिंपली इसे ही बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग। इसे एक बार और रीड कर लेना तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मूविंग ऑन, अगर हम बात करें उन स्टेप्स की जो इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, तो इसमें पहला पॉइंट जो है ये कहलाता है क्या, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो सबसे पहली बात, अगर आप कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो वर्क है उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पर होगा क्या,
यहां पर जो पूरा काम है उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट के अलग अलग लोगों को या अलग अलग डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा ताकि वो लोग अपने अपने हिसाब से काम कर सकें। इसे ही बोला जाता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। एग्जाम्पल के लिए एक बैंक में अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर रहा होता है। जिसका काम कैश लेने का होता है वो कैश ले रहा होता है, या फिर वहां पर चेक कलेक्शन, लॉकर ऑपरेशन, ये सारी चीजें जो है ये अलग अलग देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। तो यहां पर जो लोगों के स्पेशलाइजेशन होते हैं उसके हिसाब से ही उन्हें काम दिए जाते हैं ताकि सिस्टमैटिकली सारी चीजें चल सकें। देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट एंड इट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? एक कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटीज होती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम हम दे देंगे, तो लोगों को लोगों की क्षमताओं के हिसाब से काम दे दिया जाता है, उसे ही बोला जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कई बार ये डिपार्टमेंटलाइजेशन जरूरी नहीं है कि लोगों के हिसाब से हो, ये फंक्शन के हिसाब से भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए फंक्शंस के तौर पे अगर हम देखें तो हो सकता है एक कंपनी में पूरा का पूरा परचेज डिपार्टमेंट अलग हो, उसी तरीके से मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग हो, उसी तरीके से फाइनेंस डिपार्टमेंट भी अलग अलग हो सकता है। सेकेंडली, प्रोडक्ट के हिसाब से भी डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जा सकता है। जैसे कि आप यूजुअली कई शॉप्स में जाते हो, जैसे बिग बाजार हो गया या ऐसी सारी चीज़ें, तो इन जगहों पर अप्लायंसेस के लिए अलग मार्केट होता है, क्लॉथ्स के लिए अलग मार्केट होता है, कॉस्मेटिक के लिए अलग मार्केट होता है। इसके अलावा कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो टेरिटरी के हिसाब से अपने आप को कैटेगराइज कर लेते हैं, जैसे कि नॉर्थ टेरिटरी, वेस्ट टेरिटरी, साउथ टेरिटरी, इस तरीके से। फिर अगला पॉइंट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं और डिपार्टमेंट होते हैं उनको उनके हिसाब से जब जिम्मेदारी दे दी जाती है तो उसे ही बोला जाता है क्या? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। जैसा कि पढ़ के ही समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए जो परचेस मैनेजर है इसे वही ड्यूटीज दी जाएंगी जो रॉ मटेरियल्स के परचेस से रिलेटेड होंगी। फिर होता है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यहाँ दो शब्द आप समझ लेना जो कि बार बार आने वाले हैं। पहला शब्द है क्या? सुपीरियर, और जो अगला टर्म है वो है सबऑर्डिनेट। अब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में सुपीरियर का मतलब होता है सीधी सीधी बात कि मान लो ये कौन है? बॉस है, और यहाँ पर आपको कौन देखने मिलेंगे? एम्प्लॉयज देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर होते हैं सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। अब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है अब समझना। देखिए क्या होता है, लोगों को उनकी कैपेसिटीज़ के हिसाब से अथॉरिटी दे दी जाती है, लेकिन यहाँ ये ज़रूरी होता है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें ये सिंपली समझ में आए कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा, और यहाँ पर एक पूरा हायरार्कियल स्ट्रक्चर फॉलो होगा। मतलब सिंपली पूरे स्ट्रक्चर के हिसाब से एक ऑर्डर में चीज़ें पास होंगी। जैसे कि सबसे बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद किसको जाएगी? जनरल मैनेजर को। फिर जनरल मैनेजर के अलावा फिर जो छोटी कैटेगरीज हैं जैसे प्रोडक्ट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, इनको जानकारी जाएगी। फिर किसके पास जाएगी? सुपरवाइजर के पास जाएगी। फिर किसके पास जाएगी? लेबरर्स के पास जाएगी। तो ये क्या हुआ? एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इसी ऑर्डर में पास होती जाएगी, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट से सुपीरियर। यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट हैं वो क्या करेंगे? वो रिपोर्ट करेंगे किसको? अपने सुपीरियर्स को। सीधी बात है, जो नीचे लेवल में है वो अपने ऊपर वाले लेवल्स को प्रॉपरली सारी चीज़ें बता रहा होगा, और इसे ही बोला जाता है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। एग्जाम्पल के लिए जो एम्प्लॉयज इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन में वो क्या करेंगे? सारे के सारे परचेसेस और ऑर्डर कहाँ से लेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, और जिम्मेदारी सिर्फ उनकी किसके प्रति होगी? प्रोडक्शन मैनेजर के प्रति होगी। तो सिंपली यहां पर हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का उसके स्टेप्स में 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स।
अब ये इंपॉर्टेंट है क्यों? इसलिए पहली बात तो कि चाहे जीवन हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कंपनी हो, कहीं भी अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ सबसे पहले मिल जाता है स्पेशलाइजेशन। अगर चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हैं तो यहाँ पर क्या होगा, स्पेसिफिक फंक्शन में हर एक व्यक्ति को क्या मिल जाएगी, एक्सपर्टीज मिल जाएगी, जिसकी वजह से क्या आएगी, एफिशिएंसी भी आ जाएगी और क्वालिटी भी आएगी टास्क एग्जीक्यूशन में। एग्जाम्पल के लिए राजू को काम दे दिया गया था चाय बांटने का। अब राजू हर दिन चाय बांटेगा, सालों साल बांटेगा, फिर क्या करेगा, स्टंट करेगा चाय लेके और फिर वीडियोस बना के सोशल मीडिया में डालेगा और वायरल हो जाएगा। खैर यहाँ से एक बात ये समझ में आती है कि कोई भी व्यक्ति जब एक काम बार बार कर रहा होता है तो उसे उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाती है। नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन ऑफ वर्क रिलेशनशिप। कौन सा व्यक्ति किन कामों को कर रहा होगा ये सिंपली बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाता है जब चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे ह्यूमन हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे फिजिकल हो, ये बहुत अच्छे से यूज हो रहे होते हैं और बिना डुप्लीकेशन के, यानी कि दोबारा होते हुए व्यर्थ होने की बजाय ये क्या होंगे, अच्छे से यूज हो जाएंगे जब चीजें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होंगी। और इसी वजह से इन्हें मिलता है अगला पॉइंट, एडेप्टेबिलिटी टू चेंज। तो कभी भी अगर ऐसा होता है कि किसी भी तरीके से कोई भी बदलाव देखने मिल रहा है तो चीजें ऑर्गेनाइज होने की वजह से इजीली एडाप्ट किया जा सकता है उस चेंज के हिसाब से। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जब सब कुछ अच्छा चलेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने आप अच्छा तो चल पड़ेगा। तो यहाँ पर एक फायदा ये देखने मिलता है कि यहाँ पर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि पता होता है किसके क्या रोल हैं, किसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाता है और कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव हो जाता है। और इन सभी वजहों से जितने भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उन्हीं सब पर्सनल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। पर्सनल का मतलब होता है इंडिविजुअल, ये मत सोच लेना पर्सनल लिखा है, ये पर्सनल है, इसका मतलब होता है इंडिविजुअल, राइट। तो यहाँ हर एक इंडिविजुअल का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। क्यों? क्योंकि इनको मौका मिलता है इनके स्किल्स को ग्रो करने का, करियर को ग्रो करने का, चीज़ों को इनोवेट करने का। अब आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है ये रिजल्ट होता है किसका, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। जब आप एक बार ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखने मिलेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में। क्योंकि बिजनेस जो है इसको एडाप्ट करना होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से, और यहीं से इसकी साइज और कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आएगी कि इसकी साइज कितनी है और कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता कितनी है। बिजनेसेस दैट डोंट इवॉल्व देयर स्ट्रक्चर, उनको समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि जो समय के साथ बदलेगा नहीं वो रुकेगा और मिटेगा। यहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बदलाव नहीं आ रहे हैं तो यहाँ मिलेगा देखने के लिए स्टैग्नेशन, यानी कि रुकावट। उसी पॉइंट में कंपनी रुक जाएगी, ना आगे बढ़ेगी ना पीछे जाएगी, और कुछ समय के बाद आगे चल के उसको क्लोजर भी फेस करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है ये कैसा फ्रेमवर्क होता है जो रिलेशनशिप्स को डिफाइन करेगा। किन की रिलेशनशिप को डिफाइन करेगा? जो लोगों की एक दूसरे के साथ, लिविंग के साथ भी और नॉन लिविंग के साथ। मतलब एक कंपनी में एक व्यक्ति लिविंग रिसोर्सेज के साथ तो इंटरेक्ट करेगा, लेकिन क्या नॉन लिविंग रिसोर्सेज के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, जैसे लैपटॉप। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, मिला जुला के प्रॉपरली चीज़ें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, तभी जाके एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करती है और आगे चल के अपने जो बिजनेस गोल हैं उसे अचीव कर सकती है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट टिपिकली ये दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। सिंपल सी बात है, एक चार्ट होता है हर एक कंपनी के पास, वो ये बताता है कि जो कंपनी है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अ वेल डिजाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये क्यों जरूरी होता है? इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो बिजनेस ऑपरेशन होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, और इन्हीं बिजनेस ऑपरेशन में कम्युनिकेशन अच्छा बना रहे और इफेक्टिव कंट्रोल बना रहे, इसीलिए स्ट्रक्चर का अच्छा होना जरूरी है। अगर स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उनके बीच में कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होगा और इफेक्टिवनेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। अब आते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। पहली बात,
मेन टॉपिक है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कैटेगरीज हैं दो, पहला है फंक्शनल, दूसरा है डिविजनल। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल को। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर सिंपली यहां आप क्या करोगे, ऐसे लोग जिनका सेम नेचर का जॉब है, आप उन्हें क्या करोगे, एक सिंगल डिपार्टमेंट के अंदर कर दोगे। जैसे कि सेल्स के सारे बंदे सेल्स में आप डाल दोगे, परचेस के सारे बंदे आप परचेस में डाल दोगे, सेल्स मैनेजर को सेल्स में डाल दोगे, परचेस मैनेजर को परचेस में डाल दोगे। तो इस तरीके का जो भी स्ट्रक्चर होता है ये कहलाता है क्या, फंक्शनल स्ट्रक्चर। और सेम एग्जांपल यहां गिवन है। फायदे क्या है, फायदे ये हैं कि आप खुद सोचो कि जो व्यक्ति परचेस में होना चाहिए वो परचेस में है और लंबे समय तक है, तो उसको क्या फायदा हुआ, उसको फायदा ये हुआ कि उसके जो स्किल्स हैं वो काफी ज्यादा स्पेशलाइज हो जाएंगे और इस वजह से वो काफी ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को करने में। और क्योंकि यहाँ एक ही डिपार्टमेंट के जुड़े हुए लोग होते हैं तो इनके बीच में समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन जो है ये काफी ज्यादा अच्छे से बना रहता है। यहाँ पर कंट्रोल भी अच्छा होता है, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है। कारण जो टास्क हैं वो सिमिलर नेचर के होते हैं, इसी वजह से जो यहाँ पर चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती हैं और इसी वजह से आगे देखने के लिए मिलती है इन्हेंस्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, चाहे मैनेजेरियल एफिशिएंसी हो या ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और जब दोनों एफिशिएंसीज अच्छी हो जाएंगी तो फर्म जो है उसको सीधा सीधा प्रॉफिट तो डेफिनेटली होगा, उनके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। अब क्योंकि हर एक व्यक्ति को पता है उसे क्या काम करना है तो डुप्लीकेशन नहीं होगा, मतलब एक ही काम बार बार एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति नहीं कर रहे होंगे। हर एक व्यक्ति को उनका अपना अपना काम दे दिया जाएगा और उन कार्यों को किसी के द्वारा भी दोहराया नहीं जाएगा। इसे ही बोला जाता है क्या, अवॉइड्स डुप्लीकेशन। देन सिंप्लीफाइड ट्रेनिंग, क्योंकि यहाँ आपको क्या मिलेगा, सारे लोग एक ही जगह पर उनकी कैपेसिटीज़ के हिसाब से मिलेंगे, तो यहाँ पर उनकी जो स्किल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, निखर जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्किल्स की रेंज जो है वो नैरो होती है। मतलब परचेस के बंदे क्या काम है, सिर्फ परचेसिंग का, रेंज नैरो हुई, यही काम करेंगे तो उनकी स्किल्स जो उसी पर फोकस करेंगे और जो एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग है वो ईजी हो जाएगी और ज़्यादा फोकस्ड हो जाएगी। बैलेंस्ड अटेंशन, ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये इंश्योर करता है कि यहाँ पर एडिकेट अटेंशन दी जाए और कोई भी एरिया निगलेक्ट ना हो। बट जहां फायदा वहां नुकसान, व्हेन देयर इज अ प्रो देयर इज अ कॉन। तो यहां पर क्या कॉन्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, समझेंगे। पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर ड्रॉबैक, और ये क्या है, ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही काम को बार बार किया जाता है तो इस वजह से फंक्शनल अंपायर खड़े हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग डिपार्टमेंट सिर्फ अपने गोल्स पर ध्यान दे रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल पर ध्यान नहीं दे रहे होते। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर एक कंपनी है उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेसेस डिपार्टमेंट है। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा तो परचेस वाले सब एक तरफ, सॉरी प्रोडक्शन वाले सारे एक तरफ, सेल्स वाले सारे एक तरफ, परचेस वाले सारे एक तरफ। तो ये अपना अपना अंपायर बनाएंगे, भैया इनको अपने डिपार्टमेंट से मतलब है, बाहर में गई कंपनी उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देंगे। इसी वजह से ये इसका पहला ड्रॉबैक होता है और इसे बोला जाता है क्या, फंक्शनल स्ट्रक्चर ड्रॉबैक्स। फिर कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है, सिंपली अगर आप इसे ही देखेंगे तो ये आपस में तो कम्युनिकेट कर लेंगे लेकिन जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की बारी आएगी तो नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर है, एक ही तरीके के लोग एक ही जगह पर इकट्ठा हैं तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। फिर होता है क्या, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फंक्शनल स्ट्रक्चर में कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं कई बार डिपार्टमेंट को लेके। एग्जांपल वही सेम, जो मान लेते सेल्स डिपार्टमेंट है, ये कस्टमर फ्रेंडली डिज़ाइन बनाना चाहता है लेकिन ये जो प्रोडक्शन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो प्रोडक्शन वाला ऐसा मुंह बना लेगा, बोलेगा शिट यार ये क्या नया लेके आ गया। फिर नेक्स्ट, इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड लिमिटेड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी। जो फायदा है वही नुकसान है। हमने फायदे में पढ़ा था कि जल्दी ट्रेनिंग हो जाएगी, ईजी हो जाएगी, लेकिन जल्दी होगी, ईजी होगी मतलब लिमिटेड भी होगी, तो ये भी एक ड्रॉबैक बनता है। लेकिन ऐसी स्ट्रक्चर्स जो कि फंक्शनल रिलेशनशिप में देखने के लिए मिलते हैं, ये कहाँ काम आते हैं, ये काम आते हैं ऐसी जगह पर जहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाती है और इसी सिंगल प्रोडक्ट में फोकस करती है तो उनको इसमें परेशानी नहीं आती। तो किसको सूट करेगा फंक्शनल स्ट्रक्चर,
ऐसी एंटरप्राइजेस जो सिंगल प्रोडक्ट लाइन पे काम करेंगी, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए। देन कम्स डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? अब इसमें क्या होगा कि सिंगल पर्टिकुलर फंक्शन वाले लोग एक साथ नहीं होंगे, इसमें डिपार्टमेंट ही अलग अलग कर देंगे और उसमें अलग अलग लेवल क्रिएट कर दिए जाएंगे। सिंपली मैं समझाता हूं। देखिए, जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही होती है तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों को एक डिपार्टमेंट में इकट्ठा कर दिया जाता है। इसे बोला जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर, है ना। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई एक कंपनी है तो वो क्या करेगी? वो बोलेगी कि हमारे पास डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? अच्छा, कॉस्मेटिक, गारमेंट, फुटवेयर, केमिकल, ये सारे। तो एक काम करो ना, इसमें आप ये अलग अलग ही कर दो। क्यों? इसका मैनेजर उसको देखे, उसका मैनेजर उसको देखे, सबके अपने अपने अपॉइंट कर दो। तो इन्होंने क्या करा, जो बड़े भाई साहब हैं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, ने बोला चलो भाई, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट अलग, गारमेंट डिपार्टमेंट अलग, फुटवेयर डिपार्टमेंट अलग, केमिकल डिपार्टमेंट अलग। तो इनके प्रोडक्शन यूनिट, परचेस यूनिट, फाइनेंस और मार्केट यूनिट कॉस्मेटिक के अलग होंगे, गारमेंट के अलग होंगे, फुटवेयर के अलग होंगे। तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना खुद का प्रोडक्शन यूनिट होगा, परचेस यूनिट होगा, फाइनेंस यूनिट होगा और मार्केटिंग यूनिट भी होगा। ये अपने अपने डिपार्टमेंट को देखेंगे। तो सिंपली अलग अलग डिपार्टमेंट, सबका अलग अलग प्रोडक्शन, परचेस, फाइनेंस और मार्केटिंग मैनेजर्स। देन बात करें हम सूटेबिलिटी की, तो ये किसे सूट करेगा? सिंपली सुन के ही समझ में आ रहा है फंक्शनल स्ट्रक्चर किनको सूट करता है, जहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं होते। तो ये किसे सूट करेगा? जिनके बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट होंगे। फायदा क्या है? तो पहला फायदा है स्किल डेवलपमेंट। डिविजनल स्ट्रक्चर जो है ये बहुत अच्छे से काम करता है बड़ी कंपनीज में। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि यहां अलग अलग स्किल्स सीखने के लिए मिलेंगे। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी। यहां क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अपना खुद का बंदा है, परचेसेस के लिए, प्रोडक्शन के लिए, सेल्स के लिए, फाइनेंस के लिए। तो अगर किसी से भी गड़बड़ हुई तो यहाँ जो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, याद रखिएगा अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। तो यहाँ जवाबदेही तय कर दी जाएगी कि किसकी जवाबदेही कौन सी होगी। फिर आता है ऑटोनॉमी एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। ऑटोनॉमी मतलब उनके पास थोड़ी सी स्वतंत्रता होगी, किसके लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरीके के डिसीजन लेने हैं तो उन्हें बार बार हायर अथॉरिटीज को कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। कुछ हद तक उनके पास थोड़ी सी फ्रीडम होगी, जिसकी वजह से वो डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं और इसी वजह से प्रोडक्शन का प्रोसेस काफी तेज हो जाता है। फैसिलिटेशन ऑफ एक्सपेंशन, यहां पर चीजों को काफी तेजी से एक्सपेंड किया जा सकता है, फैसिलिटेट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। यहां पर बिना किसी दूसरे डिपार्टमेंट को छेड़े अपने खुद के डिपार्टमेंट में चेंज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में कोई चेंज करना था तो उससे जो फुटवेयर डिपार्टमेंट है उसको किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन डिसएडवांटेजेस की हम बात करें तो रिसोर्स एलोकेशन को लेके काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है कि कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं किस डिपार्टमेंट को कौन से देने हैं और कितने देने हैं। नेक्स्ट, रिपीटेशन ऑफ फंक्शन। अब रिपीटेशन ऑफ फंक्शन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्यों है? क्योंकि हमने देखा कि चाहे फुटवेयर डिपार्टमेंट हो, चाहे कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट हो, इनके सबके अपने अलग अलग प्रोडक्शन है, अलग अलग परचेसेज हैं, अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग फाइनेंस है। तो क्या देखा आपने? रिपीटेशन ऑफ फंक्शन देखा या नहीं देखा? तो यहां पर क्या हुआ, जो फंक्शन है ये बार बार क्या हो रहे होते हैं? रिपीट हो रहे होते हैं। फिर होता है सेल्फ सेंट्रिक बिहेवियर। अब सेल्फ सेंट्रिक बिहेवियर होगा ना भाई, वैसे तो इंसान सेल्फ सेंट्रिक ही होता है ना। सुना होगा आई लव माई सेल्फ तो यहाँ भी देखने मिल जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया ये वाला जो डिपार्टमेंट है, इसके जो बंदे हैं ये अपने पे ध्यान देंगे, बोलेंगे भाड़ में गया कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, हमें तो अपने फुटवेयर से लेना देना है, राइट। अब है हमारा अगला टॉपिक जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए एक बेसिक सा एग्जांपल लेंगे और आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं हमारा राजू,
ये जॉब करता है, ज्वाइन करता है कहीं पर। अब जब ये ज्वाइन करेगा तो इसे ऑफिस में बैठना पड़ेगा, ऑफिस के सारे काम करने पड़ेंगे, वहां पर इसकी एक लाइफ होगी अलग जहां पर ये कुछ एक्टिविटीज को कर रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ में इसके वहां पर कलीग्स भी बनेंगे, कई सारी एक्टिविटीज होंगी जो काइंड ऑफ एक सोशल लाइफ होगी, और वहीं पर इसकी ये सोशल लाइफ डेवलप हो जाएगी। तो यहीं पर एक बात समझ आती है कि जहां उसे पूरी फॉर्मेलिटीज करनी पड़े वो सारा ऑफिस वर्क होगा और वही एक फॉर्मल लाइफ होगी। और ऑन द अदर हैंड जहां सोशल लाइफ होगी, जहां राजू और उसके जो कलीग्स होंगे ये मिलके बॉस की तारीफें कर रहे होंगे, है ना, और मिलके तारीफें कर रहे होंगे सबकी कि अरे वाह सब कितना अच्छा है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जो डेवलप हुआ इसे बोला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑल इन ऑल जो ऑफिस में हुआ वो था फॉर्मल, और जो सोशल लाइफ है इसमें आ जाएगा क्या, इनफॉर्मल। अब पढ़ेंगे पॉइंट्स और इजीली हमें समझ में आ जाएंगे। तो पहला, फॉर्मल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि यहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है अथॉरिटी का, और ये कौन करेगा, मैनेजमेंट। आखिर ऑफिस का काम कौन डिसाइड करता है, मैनेजमेंट करता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सोशल रिलेशनशिप देखने मिलेंगी जो कि इंटरेक्शन की वजह से हुई हैं। इसके बाद ये ओरिजिनेट कैसी होती हैं, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से, इनफॉर्मल होती है बिकॉज ऑफ सोशल इंटरेक्शन। अथॉरिटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर, और यहाँ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कितना सोशल होगा ये डिपेंड करता है पर्सनल क्वालिटीज पर। देन बिहेवियर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कैसा बिहेवियर रखना है कैसा नहीं ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा मैनेजमेंट और रूल्स एंड रेगुलेशंस। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अब ऐसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो जैसा रहता है वो वैसा रहेगा। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यहां पर फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है प्रॉपर चैनल्स के थ्रू, जिसे स्केलर चेन बोला जाता है। अब स्केलर चेन क्या है ये हमारे दूसरे चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस्ड रहेगा, बट यहाँ सिंपली आपको स्केलर चेन समझना है। मतलब कंपनी में जो एक चेन बनी रहती है ना ऑफ अलग अलग तरीके के जो लोग होते हैं, है ना, जिसमें सुपीरियर होते हैं और सबऑर्डिनेट होते हैं, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन चलता है इसे बोलते हैं स्केलर चेन। कम्युनिकेशन डज नॉट फ्लो थ्रू अ प्लान्ड रूट। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन, अब ऐसा तो है नहीं कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को मेल भेजेगा फिर वो इसको मेल भेजेगा, ये मेल है ना जो, ये सब होता है किसमें, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। इनफॉर्मल में तो डायरेक्ट कॉल या कुछ भी तरीके से कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो यहाँ रूट प्लान्ड नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन में जाएगा। फॉर्मल स्ट्रक्चर रिजिड होता है, इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल होता है। लीडरशिप, यहाँ पर जिसके पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है वो लीडर कहलाता है, लेकिन यहाँ पर जो लीडर है वो मैनेजर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यहाँ पर ग्रुप मेंबर्स की चलेगी कि कौन क्या होगा क्या नहीं होगा। अथॉरिटीज, इसमें जो अथॉरिटीज हैं जैसा कि यहां आप देख सकते हैं, फॉर्मल में क्या होगा, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इनफॉर्मल में ये किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्रिएशन का पर्पस ये था कि जो काम है वो सिस्टमैटिकली हो सके ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स को अचीव किया जा सके। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहे होते हैं ताकि उन्हें सोशल सेटिस्फैक्शन मिल जाए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि ये डिपेंड करती है किस पर, ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल पर। तो यहाँ स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। ये कम स्टेबल होती है, क्यों? क्योंकि सोशल ग्रुप चेंज होते रहते हैं उनकी इच्छाओं के हिसाब से। मूविंग ऑन, अगला है डेलीगेशन। अब अगेन हम डेलीगेशन को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेंगे। तो मान लेते हैं आप एक शादी में हो, शादी में एक चाचा है अपने। अब ये जो चाचा है ये पूरा काम देख रहे हैं, तो किसका, शादी का। अब क्या होता है, अब आप वहां पहुंचते हैं उस शादी में, और उस शादी में कुछ काम ऐसे हैं जो आपको दे दिए जाते हैं। तो भैया अपने ये जो चाचा हैं, राजू चाचा, ये शादी का बहुत सारा मैनेजमेंट देख रहे होते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं आप। ठीक है, आप पहुंच गए और ये क्या करेंगे, आपको कुछ ना कुछ काम करने के लिए दे देंगे। अब ये जो वर्क है जो दे दिया गया है,
इसी काम को किसी को दे देना कहलाता है डेलीगेशन। अब इसको हम समझेंगे डेफिनेशन के थ्रू। तो इसका मतलब ये होता है एंट्रस्टिंग सबऑर्डिनेट, मतलब भरोसा दिखाकर उन लोगों को जो सबऑर्डिनेट है। इस केस में आप क्या हैं? भतीजे। कहने का मतलब आप क्या हैं? सबऑर्डिनेट हैं। कुछ थोड़ी सी अथॉरिटी दे दी जाती है ताकि आप कुछ लिमिट्स के अंदर अपने हिसाब से डिसीजन ले सकें। यहां पर इसका फायदा ये होता है कि अगर इसे हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो मैनेजर जो है वो डेलीगेट करता है कुछ चीज़ें, कुछ अपने सबऑर्डिनेट को वो दे देता है। तो वहाँ पर क्या होता है, ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि जो टास्क हैं ये इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अच्छे से पूरे हो जाएं। तो एलिमेंट क्या होते हैं डेलीगेशन के? पहला है अथॉरिटी, फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर है अकाउंटेबिलिटी। यही हमारा एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो पहली बात है, अथॉरिटी किसके पास थी? अपने राजू चाचा के पास। तो अथॉरिटी इनके पास है, इन्होंने जिम्मेदारी आपको दे दी, तो आपको क्या मिला यहां पर? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपकी अपने आप क्या बन गई? अकाउंटेबिलिटी बन गई। राजू चाचा ने बोला कि जाओ बेटा फूफा जी को ले आओ। अब आप फूफा जी को लेने गए और जाके आप उन्हें प्रणाम करना भूल गए, तो वहाँ फूफा जी क्या करेंगे? मुंह बना लेंगे, मुंह बना के घर आएंगे। ठीक है, अब वो मुंह बना के घर आएंगे तो इसमें किसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा? अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। तो यहाँ पर किसके ऊपर जिम्मेदारी गई? आपके ऊपर गई ना। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि अथॉरिटी किसके पास थी? राजू चाचा के पास। आपको क्या दी गई? रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर कुछ बिगड़ेगा तो अकाउंटेबिलिटी किसकी? आपकी। बस ये याद रखना, सिंपली ये समझ में आ जाएगा। ऐसा ही होता है ऑफिसेज में। सिंपली मैनेजर होता है, उसके नीचे कोई काम कर रहा होता है, उसे दे दी जाती है क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। काम बिगड़ा तो वही अकाउंटेबल यानी जवाबदेह होगा। समझेंगे? तो अथॉरिटी का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जिसके पास पावर होती है डिसीजन लेने की, वही अथॉरिटी की कैटेगरी में आ जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात अगर हम करें तो यहाँ पर कुछ ड्यूटीज को सही से करने के लिए क्या कर दिया जाता है? सबऑर्डिनेट को ऑब्लिगेशन दे दी जाती है कि मतलब आपको ये करना ही है। जब एक सुपीरियर डायरेक्टिव को इशू करेगा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सबऑर्डिनेट की कि वो काम उसे करना ही पड़ेगा। देन कम्स अकाउंटेबिलिटी, जो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर आप आंसरेबल हो जाते हैं किसी भी काम को अच्छा करने के लिए भी और ना करने के लिए भी। तो इन सिंपल वर्ड अगर हम कंपेयर करके देखें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? पावर टू टेक डिसीजंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा? किसी काम को पूरा करने की ऑब्लिगेशन, और उस टास्क को लेके आंसरेबल हो जाना कहलाता है अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं की जा सकती। चाचा ने पूरा काम थोड़ी ट्रांसफर कर दिया था, कुछ ही हिस्सा किया था। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, अकाउंटेबिलिटी तो आपकी है, चाचा की तो है नहीं, तो वो डेलीगेट नहीं हो सकती। ओरिजिन, ये एक फॉर्मल पोजीशन से ओरिजिनेट होगा, यहां पर अथॉरिटी के द्वारा डेलीगेशन दिया जाएगा। और अकाउंटेबिलिटी कहां से आएगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो सीधी बात है, अथॉरिटी देगा रिस्पॉन्सिबिलिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आ जाएगी क्या? अकाउंटेबिलिटी। फ्लो की बात करेंगे तो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ आता है इसका फ्लो जाता है ऊपर की तरफ क्योंकि जिम्मेदार होते हैं आप, और अगेन इसमें भी आप ही जिम्मेदार होते हैं, इसलिए इसका फ्लो भी क्या होगा? अपवर्ड होता है। डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस को समझेंगे तो सबसे पहली बात, चाचा ने आपको काम टिकाया, उनका काम कम हुआ, उसी तरीके से मैनेजर ने अपना काम दे दिया तो उनका काम भी कम हो जाता है। तो पहला पॉइंट सेज वर्कलोड रिडक्शन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। फिर क्या होता है? एम्प्लॉय डेवलपमेंट। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज है वो डेवलप करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको मौका मिल जाता है अपना टैलेंट दिखाने का, अपने स्किल्स को कल्टीवेट करने का, कि वो प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स टास्क को भी पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर क्विक और इन्फॉर्म डिसीजन भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि काम बांट दिया गया है तो डिसीजंस भी जल्दी जल्दी लिए जा सकते हैं, और क्योंकि जल्दी डिसीजन लिए जा सकते हैं इस वजह से जो कार्य करने के लिए दिए गए हैं वो भी जल्दी खत्म हो जाते हैं। देन
एलिवेटेड मोरल अमंग सबऑर्डिनेट। अब जो सबऑर्डिनेट है मतलब जो नीचे काम कर रहे हैं लोग, उनको काफ़ी बूस्ट मिलता है ना। इन दैट केस अब चाचा ने आपको काम दिया तो हो सकता है एक चांस ये भी कि आप खुश हो जाओ, बोले ये मुझे तो काम मिल गया करने के लिए, है ना। तो ऐसा होने के चांसेस भी हैं। इसी तरीके से जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं, बोलते देखा भाई मैनेजर ने ना काम दिया है करने के लिए। तो मोरल जो है ये इनका बूस्ट हो जाता है। और इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि डेलीगेशन के अंदर आपको अथॉरिटी मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, अकाउंटेबिलिटी मिलेगी। तो इससे ये क्लियरली समझ में आ जाता है कि किसकी क्या पावर है, किसकी क्या ड्यूटीज है और किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है। इस वजह से यहाँ एनहेंस हो जाता है काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन काफी तेजी से बढ़ जाता है। देन कम्स सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तीसरा एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो यहां मान लेते हैं कि दो फैमिलीज हैं, ठीक है, फैमिली 1 और फैमिली 2। तो यहां पर एक दादाजी हैं, ठीक है। इन दादाजी के मान लेते हैं 3 बच्चे हैं। और यहां पर जो दादाजी हैं, है ना, वो दादाजी हैं खड़ूस, और ये किसी की नहीं सुनते। रिलेट मत कर लेना वरना बोलो सर मैं ज़्यादा पर्सनल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारा फैमिली ट्री आपको देखने के लिए मिल गया, काफ़ी बड़ा। अब यहाँ पर क्या है, दादाजी जो है ये किसी की नहीं सुनते। तो यहाँ पर क्या हुआ, पूरी की पूरी पावर जो है डिसीजन लेने की ये किनके पास है, इनके पास है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक और फैमिली है जहाँ पर जो लोग हैं सबके पास अपनी अपनी डिसीजन मेकिंग पावर है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से जो है डिसीजन ले सकता है। तो यहाँ पर अब क्या देखने मिला आपको कि हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से जो है वो डिसीजन ले सकता है, अक्सर जो लोग चाहते हैं, ठीक है। आप अगर रिलेट कर पाए तो कमेंट करके बताना कि आप किससे रिलेट कर पाए, सेंट्रलाइजेशन से या डिसेंट्रलाइजेशन से। मूविंग ऑन, क्या समझाना चाहता हूं मैं ये समझाना चाहता हूं कि जब पावर किसी एक जगह, किसी एक पोजीशन या किसी एक व्यक्ति के पास रह जाए उसे बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं केंद्रीयकरण। तो इस केस में क्या हुआ, पावर यहीं की यहीं है, ये बेचारे सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, बस मन में मातृभाषा बोलते हुए तारीफें करेंगे दादाजी की। और इस केस में क्या होगा, इस केस में यह होगा कि हर एक व्यक्ति अपना फ्री है डिसीजन लेने के लिए, जो व्यक्ति जैसा करना चाहे वो वैसा कर सकता है। तो अब क्योंकि पावर सबके पास अपनी अपनी है तो इसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। और यहां हर व्यक्ति अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है। एग्जाम्पल समझ लिया, चुटकियों में डेफिनेशन समझ में आएंगी अब। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि किस हद तक लोगों के पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर टॉप लेवल में है पूरी की पूरी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो सेंट्रलाइज्ड है। लेकिन अगर ये बटी हुई है लोगों के बीच में अलग अलग जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो कहलाएगी डिसेंट्रलाइज्ड। और किस हद तक किसके पास पावर है डिसीजन मेकिंग की, इसे ही बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे एग्जांपल्स कैसे लगे और क्या इससे आपको समझ में आया है। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन समझ लेने के बाद अब हम समझेंगे इनके बीच का डिफरेंस। लेकिन मैं एक बात मैंने हमेशा आपसे बोली है कि आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स को बनाने की वीडियो देखते समय, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में याद रह जाए। ये काफ़ी ज़्यादा वर्किंग टेक्निक है। साथ ही साथ में आपको कीवर्ड्स मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि येलो में अंडरलाइंड है, जिनके ऑब्जेक्टिव टाइप में आने में काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। और वैसे भी आप वीडियो देखते समय अगर नोट बना रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट सारा का सारा कंप्लीट नॉलेज मिल ही जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे और समझेंगे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को। तो मीनिंग मैंने बताया था, क्लियर ही हो गया होगा। ये कहां पर लाई करेगा, टॉप लेवल में, और ये सारे लेवल्स में। एग्जांपल की वजह से बहुत इजीली अब सब समझ में आ रहा होगा। देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यहां पर किसी भी तरीके की डेलीगेशन नहीं होती क्योंकि सब कुछ टॉप लेवल में है। यहां पर एक सिस्टमैटिक डेलीगेशन देखने के लिए मिलेगी क्योंकि सारे लेवल में लोग अपने अपने हिसाब से काम बांट सकते हैं। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंट्रलाइजेशन अच्छा है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि डिसेंट्रलाइजेशन देखने मिले, वरना काम करना मुश्किल हो जाएगा।
डिसीजन मेकिंग, लोअर मिडिल लेवल नहीं कर सकता कुछ भी, सिर्फ जो टॉप लेवल है उसी के पास क्या होते हैं, पावर होते हैं। यहां पर हर एक लेवल के जो मैनेजर हैं वो फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। इंपॉर्टेंट समझेंगे कि क्यों डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं, सबऑर्डिनेट उन्हें काफ़ी अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, क्योंकि उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। देन कम्स स्विफ्ट एंड इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, तुरंत के तुरंत जो है वो डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि उनके पास डिसीजन लेने की पावर अवेलेबल होती है। देन एलिविएट्स एक्सेसिव वर्कलोड फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव, अगर हम देखें कि जो डेली मैनेजरियल टास्क हैं अगर सबऑर्डिनेट्स को दे दिए जाएंगे तो यहाँ एक फ़ायदा ये मिलेगा कि जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव हैं इनके पास समय ज़्यादा होगा, उन्हें अपना दिमाग ये छोटी छोटी चीज़ों में खर्च ना करते हुए वो पूरा फोकस कर पाएंगे किसमें, जो बड़े बिजनेस डिसीजंस होते हैं उसमें। तो छोटा काम नीचे सब ने कर लिया, ऊपर का मैनेजमेंट फ्री, तो मस्त दिमाग लगाएगा बिजनेस करने के लिए। देन कम्स मैनेजरियल डेवलपमेंट, यहाँ पर जो लोअर लेवल में लोग बैठे हुए होते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाती है डिसीजन लेने की अपने काम को लेकर और ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट को लेकर। फिर आता है इनहेंस्ड कंट्रोल, यहाँ पर चीज़ें काफ़ी अच्छे से कंट्रोल की जा सकती हैं क्योंकि हर एक लेवल में परफॉर्मेंस लोगों के पास हर एक लोगों के पास पावर होती है, तो वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो इस वजह से किसी भी तरीके की जो गड़बड़ है वो नहीं होती है। सो दैट्स इट गाइस, यहाँ कंप्लीट होता है हमारा ये चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको पढ़ने के बाद ये चैप्टर कितना समझ में आया है। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले चैप्टर में जो कि है 8 मार्क्स का और चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तब तक नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें। मैं जल्दी ही मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए माय नेम इज मानव, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।